नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज हमारी किन चार बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर धूमधाम से आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इबादत गाहों में मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई है। सरकार ने धार्मिक त्योहारों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से लेंगे, जहां पर दो गुटों में झड़प हो गई है। पथराव और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। प्रशासन ने शहर में सभी इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दी है। सीएम गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तीसरी बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी का कार्यालय का पता बदलेगा, अस्थायी रूप से आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होगा और बीजेपी मुख्यालय का नए स्वरूप में निर्माण भी शुरू होगा। चौथी और अंतिम बड़ी खबर महाकाल कॉरिडोर से जुड़ी हुई, जिसके ऊपर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अपने 15 माह के सरकार के कामकाज गिनाए हैं। शिवराज पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। तो पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ईद की खुशियां फिजाओं में चारों तरफ फैल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फित्र के अवसर पर प्रदेशवासियों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है और ये पर्व अमन चैन और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द और मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईद मनाने की भी अपील की। वहीं यूपी सरकार ने धार्मिक त्योहारों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। तो धूमधाम से ईद पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रदेश भर में धूम अलग ही देखने को मिल रही है। इबादत गाहों में मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ भी मांगी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता की तरफ रुख करेंगे। अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविरल, ईद का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज बहुत ही पावन दिन है, ईद का पावन महीना चल रहा है। रोजेदार अभी अपने रोजे खत्म करके ईद की जो है लोगों को बधाई देने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। लोगों से मिलेंगे और बड़ी नमाज अदा करेंगे। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि ये जो ईद का जो त्योहार है, ये लोगों में अमन चैन पैदा करता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े ही उत्साह पूर्वक इसको मनाया जाता है। आपको बता दूं कि आज सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि नमाज अदा करेंगे और उसके बाद में देश में और दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगेंगे कि किसी हर तरीके से सौहार्द कायम हो, देश उन्नति पे जाए, तरक्की करे, लोग सब अच्छे रहें और तमाम जो बीमारियां हैं वो सब दूर हो। तो इस तरीके की दुआएं मांगते हुए लोग नजर आएंगे। और सीधे तौर पर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर ये कहा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई जो स्थिति है वो खराब ना होने पाए। आप ये समझिए कि हर जगह पर पुलिस फोर्स मौजूद है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि लोग भी पूरी तरीके से इसको सौहार्द पूर्वक मना रहे हैं। हालांकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी का सामना कहीं नहीं करना पड़ रहा है। सब कुछ नॉर्मल स्थिति से चल रहा है और लोग पूरी तरीके से इस त्योहार को उत्साह पूर्वक मनाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं अंशुल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर अविरल देखा जाए कि कोविड काल के बाद में 2 साल बाद ईद का त्योहार इस तरीके से मनाया जा रहा है। नहीं तो 2 साल से देखने को मिल रहा था कि ईद की नमाज भी घर में पढ़ी जा रही थी और मेल मिलाप भी घर में ही हो रहा था। तो इस बार 2 साल बाद अपनों से मिलने की जो खुशी है, जो ईद का त्योहार मनाने की खुशी है, कैसी देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंशुल, देखिए सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कोविड आया था पिछली बार, तो तमाम जो धार्मिक स्थल थे उनको बंद कर दिया गया था। लोगों ने उनको वहां पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि कोविड एक ऐसी पैंडेमिक थी जो कि छूने से, लोगों के संपर्क में आने से फैल रही थी लगातार। तो ऐसे में लोगों ने जो ईद की नमाज थी या जो रेगुलर नमाज थी उनको कहीं ना कहीं रोक दिया था। और उसके बाद ये जो ईद का त्योहार भी पड़ा था उसमें भी लोग नहीं मिल पाए थे ठीक से। हालांकि लोगों ने ये समझा था कि कोविड जैसी जो महामारी है इसको रोकने के लिए हमें घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए
और उसके बाद लोगों से मेल मुलाकात जो है फोन पर या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, जिससे कि लोग सुरक्षित रहें और जो कोविड का खतरा है वो बढ़ने ना पाए। ऐसे में आप ये समझिए जिस तरीके से कोविड की चौथी लहर ने फिर से दस्तक दी है, तो अब आप ये समझिए कि लोगों ने फिर से सतर्कता शुरू कर दी है। हालांकि फिर भी अमन चैन पूरी तरीके से कायम है और लोग ईद का जो त्योहार है वो उत्साहपूर्वक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बताएं, जहां पर जिन जिन जिलों में जो कोविड के केस लगातार बढ़े हुए थे, वहां पर मास्क की अनिवार्यता की गई थी। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि आप सभी लोग मास्क लगा कर रखें, जिससे कि कोविड का जो खतरा है वो और भी बढ़ने ना पाए, जिससे कि त्योहारों में खलल ना पैदा हो और जो आम जनमानस की जो जिंदगी है वो सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये जो स्टैंड रहा, इसको सभी लोगों ने सराहा है और आज जो ईद का जो पर्व है ये बड़े ही आराम और खुशी के साथ में लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ पूरा दिन ये उत्साहपूर्वक रहने वाला है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, तो जिस तरीके से ईद का त्योहार लगातार मनाया जा रहा है, कोविड के बाद में ये आज खुशी का दिन आया है। लेकिन अगर देखने में आए, अभी उत्तर प्रदेश में काफी कोविड के जो संक्रमित मरीज हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या एहतियात बरतने के लिए अभी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है? बिल्कुल अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गाजियाबाद की बात करें, उससे पहले दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो तमाम जो कोविड के केस थे वो मिलना शुरू हो गए थे और उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। आप समझिए उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगभग 70% हो चुका था और उसके बाद जिस तरीके से कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं ये भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर टीम 9 के साथ में बैठक की और सीधे तौर पर सभी जनपद के डीएमओ को ये आदेश दिया कि कोविड के जो भी केस आते हैं उन पर पूरी तरीके से गंभीरता से उनको लिया जाए, किसी भी तरीके से उसमें हल्का उनको ना समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव में देखा गया था, जो हाहाकार मचा था, जिस तरीके से ये बीमारी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, कई अपनों के लोग छिन गए थे आपस में, तो बहुत ही बुरी खबरें देखने को मिली थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कमान स्वयं संभाली हुई है और आप ये समझिए कि कोविड का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो एक उनका प्रबंधन है वो प्रबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है और कहीं भी कोई अगर केस होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से ट्रैक किया जाता है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालकर उसको ये चेक किया जाता है कि वो कोविड का जो संक्रमित मरीज है वो कहाँ से आया है, जिससे कि और भी ज्यादा संक्रमित मरीज ना हो और जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और जो दवाइयां और जो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, किसी भी तरीके से कोई जन हानि ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ में सभी जनपद के डीएमओ को यह आदेश दिया हुआ है। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धूमधाम से देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की बधाई भी दी है। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर जोधपुर शहर में बीती रात दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें हुई हैं। जालोरी गेट पर झंडा उतारकर फेंकने और दूसरे झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ है। इसके बाद दोनों के बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए हैं। आज मनाए जा रहे ईद और अक्षय तृतीया के त्योहार को इसके पहले की पूर्व रात पर हुए इस बवाल को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने शहर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। पत्थरबाजी में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं। शहर में माहौल तनावपूर्ण है लेकिन शांत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि दो गुटों में झड़प और इससे तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर जोधपुर जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों से सौहार्द कायम रखने के लिए और शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की भी अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर में हिंसा देखने को मिल रही है। ईद और अक्षय तृतीया के पहले विवाद की स्थिति देखने को मिली। झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ है। प्रशासन ने शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काफी हिंसक की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दो गुटों में आपसी झड़प भी दिखाई दे रही है। जालोरी गेट की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो विवाद इतना बढ़ गया कि इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। वहीं सीएम गहलोत की अगर बात करें तो शांति बनाए रखने की लगातार वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर ईद और अक्षय तृतीया के पहले दो समुदायों में झड़प देखने को मिली। झड़प की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
प्रशासन ने शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है ताकि किसी भी तरीके के भड़काऊ पोस्ट से भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जालोरी गेट की घटना हम आपको बता रहे हैं जोधपुर की, जहां पर देर रात झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच में झड़प हुई। अक्षय तृतीया और ईद के पहले ये झड़प देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से संवाददाता विनोद हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विनोद, जोधपुर की ये जो घटना देखने को मिल रही है, ये पूरा मामला क्या था? एक दिन पहले ईद और अक्षय तृतीया के पहले इस तरीके की घटना क्यों सामने आई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जोधपुर का मामला है, जहां दो समुदाय आपस में उस टाइम झड़प होगी जब एक दूसरे समुदाय ने जब एक तो दो पर्व एक साथ इकट्ठे हो गए। इसी को लेकर दोनों ने अपने अपने झंडे लगाने की इच्छा जताई। जब हिंदू समुदाय के लोगों ने वहां झंडे लगाने के लिए गए तो दूसरे समुदाय के लोगों ने वहां उन लोगों पे पथराव कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों लोगों को शांति बनाने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार तो शांति बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों पे हमला कर दिया। इसी को लेकर वहाँ जो पुलिस बल भी काफी संख्या में तैनात कर दिया गया है और वहाँ जो पुलिस बल है जो तैनात कर दिया गया है और दोनों को समझाइश की जा रही है कि शांति बनाए रखे, जो अपना जो त्योहार है उसको अच्छी तरह से बनाए। जी बिल्कुल विनोद, ये हिंसक झड़प निकलकर सामने आई है, झंडे को लेकर विवाद साफ तौर पर देखने को मिला है, लेकिन देर रात ये घटना हुई है। अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी शांति बनी हुई है या अभी भी उपद्रव जो है वो जारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है शांति बनी हुई है। दोनों समुदायों के लोगों को समझाइश की जा रही है। पुलिस का भारी बल जो है तैनात कर दिया गया है और पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो आपका त्योहार है उसको अपना अच्छी तरह से मनाएं और किसी भी की अनहोनी न हो। इसी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद है। बिल्कुल विनोद, ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लगातार सीएम भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और जो किसी भी प्रकार के अनहोनी न हो, इसी को लेकर पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। हर मोहल्ले में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद विनोद, तुम्हारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर हिंसा ये की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ईद और अक्षय तृतीया एक दिन पढ़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। झंडा लगाने और उतारने को लेकर ये विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच में एक हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तो जालोरी गैस की घटना हम आपको बता रहे हैं, जिसमें देर रात झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। चलिए अब बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का अब पता बदलने वाला है। जी हां, बीजेपी मुख्यालय अस्थायी रूप से आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होगा। दरअसल बीजेपी मुख्यालय का नया स्वरूप में निर्माण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने सोमवार को भाजपा कार्यालय के ठीक सामने आरटीओ भवन का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन से बीजेपी आरटीओ भवन किराए पर लेगी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि प्रत्येक जिले में पार्टी का कार्यालय होना चाहिए और सभी कार्यालय सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, जिसको लेकर ये सतत प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में आज की आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब मध्य प्रदेश का बीजेपी कार्यालय का पता अस्थायी रूप से बदला जाएगा। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अब बीजेपी मुख्यालय का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। निर्माण कार्य वहां पर शुरू होने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने बीजेपी आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट कर रहा है। बीजेपी मुख्यालय अस्थायी रूप से आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसका दौरा भी कर लिया है। भाजपा कार्यालय के ठीक सामने आरटीओ भवन का निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का अब पता बदलने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जिला प्रशासन से बीजेपी आरटीओ भवन किराए पर लेगी और मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय का पता बदल रहा है। बीजेपी मुख्यालय अस्थायी रूप से आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होगा। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका दौरा किया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, मध्य प्रदेश का जो बीजेपी कार्यालय है वो अस्थायी रूप से उसका पता जो है वो बदलने वाला है, क्या कारण है इसके पीछे का? बिल्कुल अंशुल, बड़े लंबे समय से लगातार बीजेपी कार्यालय का जो पता है वो अस्थायी रूप से बदलने को लेकर चर्चा चल रही थी। मगर बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो कल पुराने जो आरटीओ है वहां गए थे और आरटीओ जाके निरीक्षण किए थे, क्योंकि लगातार बड़े लंबे समय से जो आरटीओ कार्यालय है उसको कहीं ना कहीं लीज में लेने की जो बात है वो चल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर ली थी। पूरी करने के बाद ही जो पुराने जो आरटीओ कार्यालय है उसको कहीं ना कहीं किराए पर लेने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे थे और निरीक्षण किए थे कि कहाँ किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो रखी जाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अब जो है बीजेपी पार्टी आधुनिक होने जा रही, जिसके चलते जो नया जो बीजेपी कार्यालय जिसका निर्माण होगा बड़ा आधुनिक होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले की यदि बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और लगातार अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात की जाए तो लगातार हर जिले में बीजेपी कार्यालय बनाने को लेकर चर्चा की थी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्य जिलों के उनको भी सख्त निर्देश दिए थे कि हर जिले में बीजेपी कार्यालय ने पार्टी कार्यालय बनाना अति आवश्यक है। और साथ ही बात की जाए आधुनिकीकरण की तो आधुनिकीकरण के साथ ही बीजेपी कार्यालय बनाया जाए। तो इसी की तर्ज पर बात किया जाए नए आरटीओ जो पुराने आरटीओ कार्यालय है उसमें बीजेपी कार्यालय किस प्रकार से रहेगा, आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसी के लिए निरीक्षण करने कल रात की बात की जाए, देर शाम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे थे, तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। तो देखने वाली बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अब बीजेपी पार्टी आधुनिक हो रही है और आधुनिकीकरण की बात की जाए तो किस प्रकार से आधुनिकीकरण होना है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से उपयोग करना है, जिसके लिए बात की जाए पुराने आरटीओ की तो पुराने आरटीओ को कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से रेंट में ले लिया गया है और रेंट में लेने के बाद अब एक नया स्वरूप बीजेपी कार्यालय का वहां आधुनिकीकरण रूप से देखने को मिलेगा। और बात की जाए पुराने बीजेपी कार्यालय की तो कहीं ना कहीं पुराना बीजेपी कार्यालय तो रहेगा मगर ये जो नया जो कार्यालय जो बनेगा ये आधुनिक बनेगा, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव की जो एक बारीकी जो रिपोर्ट है और साथ ही बात की जाए विधायक की बात की जाए या जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो उस बीजेपी कार्यालय से आधुनिकीकरण के माध्यम से आधुनिक तकनीक के माध्यम से पल पल की जो खबर है वो बीजेपी पार्टी रख सकेगी। जी बिल्कुल विवेक, अभी बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी समय से अभी इसे देखते आ रहे हैं और आधुनिकीकरण की बात करें तो नए बीजेपी कार्यालय में तमाम वो तकनीक से लैस होगा, ऐसी भी निकलकर बात सामने आ रही है। तो बात अगर 2023 की करें, 2023 में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं तो किस तरीके से तकनीकों का प्रयोग जो है वो नए कार्यालय में किया जाएगा और आगामी बैठक को लेकर किस तरीके की जो चीजें हैं वो इस बार मतलब साफ तौर पर देखा जाए अंतर क्या देखने को मिलेगा इस बार? अंशुल, आधुनिक तकनीक की बात की जाए तो जिस प्रकार से 25,000 जो सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं वो बीजेपी पार्टी ने तैयार किए हैं और बात की जाए आधुनिकीकरण की तो पूरा आधुनिकीकरण से जो लेस रहेगा नया बीजेपी कार्यालय। साथ ही बात की जाए सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर काम तो करेगी बीजेपी पार्टी, मगर हर प्लेटफॉर्म बात की जाए फेसबुक, ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो उस प्लेटफॉर्म पर पैनी नज़र रखी जाएगी कि किस प्रकार से जो विपक्ष है वो काम कर रहा है। साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका प्रचार किस प्रकार से हो रहा है। साथ ही बात की जाए आम जनता की तो आम जनता के क्या मुद्दे हैं,
जिनको लेकर बीजेपी पार्टी बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामने आएगी। और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है वो योजनाओं को किस प्रकार से आधुनिकीकरण के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से आम जनता तक पहुंचाया जाए, इस तमाम पहलुओं को लेकर जो नया जो बीजेपी का कार्यालय है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा। अंशुल, बिल्कुल विवेक, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर थी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब बीजेपी कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय है उसके बाद अब आधुनिकीकरण करने के बाद अब इसे तकनीकों से लैस किया जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी ना आए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जुट गए हैं। कांग्रेस ने अपनी 15 माह की सरकार के काम गिनाकर शिवराज सरकार का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार में धर्मस्व विभाग के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का खाका कमलनाथ सरकार में तैयार करना था। कमलनाथ सरकार ने ही कॉरिडोर के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार श्रेय लेने की होड़ में इतने नीचे चली गई है कि भगवान के नाम पर भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हट रही है। महाकाल कॉरिडोर पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर कमलनाथ सरकार ने ही कॉरिडोर के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। तो एमपी महाकाल कॉरिडोर पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने गिनाए 15 माह की सरकार के काम और सीधे तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान जारी कर बताया, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण का खाका कमलनाथ सरकार में तैयार हुआ था और कमलनाथ सरकार ने ही कॉरिडोर के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने गिनाए 15 माह के सरकार के काम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, महाकाल कॉरिडोर पर सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर कमलनाथ और पीसी शर्मा जी का कहना है कि ये जो खाका है ये पहले ही कांग्रेस की सरकार में तय हो चुका था। 350 करोड़ रुपए का जो बजट था वो भी आवंटित कर दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान के नाम पर भी झूठ बोलने से नहीं कतरा रहे। अंशुल, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने कामों को जो गिनाना है वो शुरू कर दिए हैं। मगर बात की जाए महाकाल कॉरिडोर की, तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर अब मध्य प्रदेश में जो सियासत है वो तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की और 15 महीने की सरकार में ही महाकाल कॉरिडोर का जो पूरा रोड मैप है वो कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है। और 350 करोड़ रुपए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा ही जो 350 करोड़ रुपए का जो पूरा खर्चा है जो उसको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी थी, एक आवंटित एक राशि की थी। मगर पूरा श्रेय बीजेपी पार्टी ले रही है। बीजेपी पार्टी लगातार झूठ बोलती है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत गरमाती नजर आ रही। क्योंकि बात की जाए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, तो पीसी शर्मा लगातार बीजेपी पार्टी को आरोप लगा रहा है, बीजेपी सरकार को आरोप लगा रहा है कि जो महाकाल कॉरिडोर का जिस प्रकार से जो काम हो रहा है और श्रेय की बात की जाए तो श्रेय बीजेपी सरकार क्यों ले रही है, जबकि पूरा जो काम है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। अब देखने वाली बात है कि महाकाल कॉरिडोर का जो काम है वो अंतिम चरण पर है। बहुत जल्द वो उसकी जो शुरुआत है वो होने वाली है। और बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो संभावना ऐसी लग रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर ही इसका जो लोकार्पण है वो करते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है कि महाकाल कॉरिडोर को लेकर सियासत तो तेज हो गई, मगर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही और अपने 15 महीने के कार्यकाल को गिनाती नजर आ रही है। अंशुल जी, चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाकाल कॉरिडोर पर सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियां अब आमने सामने आ गई हैं और अपने अपने काम गिनाते हुए नजर आ रही हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।